बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ हेमाटोलॉजी मेडिसिन इसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर कोशिश करता हूँ कवर करने की। ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो मुझ जैसा नालायक है, ठीक है, तो वो यूँ ही कर ले कि आरबीसी डिसऑर्डर, डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर और प्लेटलेट डिसऑर्डर, इनके अंदर से मैंने कुछ सेलेक्टिव टॉपिक देखे हैं जिनके अंदर से बार बार यूक्यूज़ और इसी को एग्जामिनर ज़्यादा टच करता है। अगर मैं बात करूं इसकी हेमाटोलॉजी की, तो इसके अंदर से 5 एमसीक्यूज़ और 1 एससीक्यूज़, मतलब आज की अगर कोई वीडियो पूरी देख लेता है तो कोशिश करूंगा अगेन सेइंग कि उसके 10 नंबर इंशाल्लाह जो है ना कवर हो जाए। बाकी आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो यहाँ पे आरबीसी डिसऑर्डर में आपको स्प्लीनोमेगेली का सिनेरियो पता होना चाहिए, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक, ए प्लास्टिक और हीमोलिटिक एनीमिया। डब्ल्यूबीसी में क्रोनिक माइलाइड, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा और पॉलीसाइथीमिया रुब्रा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सारा जो है ना वो कुछ 1947 वाले जो है ना वो चार्ट्स और कुछ लोगों ने मेरी मदद की, स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ इसके चार्ट्स बनाए हुए हैं, कुछ मेरे डर्टी निमोनिक्स हैं जो अगर आपने 4th ईयर में पैथो पढ़ी हुई है ना, तो उसके अंदर मैंने ये कुछ उस वक्त चीज़ें बताई थी मल्टीपल माइलोमा के बारे में, तो वो शायद आज हमारे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह काम आ जाएंगी, कोशिश करूँगा। ठीक है, एनीमिया की क्लासिफिकेशन आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब मैं आपको ये तवीज़ दे रहा हूँ, इसका मिलकर मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। जिसने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करेगा, इंशाल्लाह उसको मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो उसके अंदर ये तवीज़ मैं आपको दूँगा, इसको घोल के पी लो या गले में बांध लो जैसे भी, लेकिन ये चार्ट आपको नहीं भूलना चाहिए किसी सूरत। और ल्यूकीमिया को किस तरह हमने इजीली निमोनिक के साथ जो है ना वो करना है, कौन सा क्रोमोसोम है, इसके एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी प्लेटलेट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, वोन विलब्रेड और डीवीटी, ये आपको अगर पता है ना तो इंशाल्लाह आपकी हेमाटोलॉजी में मार नहीं खाने वाले। ठीक, बहुत से लोग इरफान मसूद से या स्टेप अप से जहाँ से भी आप कर लें है ना, ठीक है, तो यार इसके अंदर से अगर इस पूरे को मैं निचोड़ूँ, ठीक है, फिर इसके अंदर से जो चीज़ निकलेगी ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चीज़ें वही हैं पैथो वाली मोस्टली, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा उसको रिकॉल करना पड़ेगा और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ठीक है, अब यहाँ पे एनीमिया में हमारे पास 3 तरह की हमें पता होता है, माइक्रोसिटिक, नार्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक, ये तो पता है ना। ठीक है, एमसीवी अगर 80 फेक्टोलीटर से कम हो, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है, वो माइक्रोसिटिक एनीमिया। नार्मोसिटिक अगर 80 से 100 फेक्टोलीटर हो और अगर वो 100 से अबव एमसीवी चला जाए तो वो मैक्रोसिटिक है। इतनी बात पता लग गई। 80 से 100 से अबव, एक बात आपका हो गया। नंबर सेकंड पे माइक्रोसिटिक मतलब छोटे छोटे आपके आरबीसीज हैं जिनका मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 फेक्टोलीटर से भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, क्यों छोटा हुआ है, हीमोग्लोबिन अफेक्टेड है, उसकी या तो डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन है या उसकी हीम सिंथेसिस नहीं ठीक हुई। ठीक है, हीमोग्लोबिन यही होता है ना, एचबी हीमोग्लोबिन, या हमारे पास हीम होती है और ग्लोबिन होती है, या तो हीम डिफेक्टिव है या ग्लोबिन डिफेक्टिव है। ठीक है, ग्लोबिन किन के अंदर, ग्लोबिन चेन में हमारे पास थैलेसीमिया का केस आगे हम देखेंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उसके अंदर सारी की सारी डिफेक्टिव होगी तो वो थैलेसीमिया का केस हमारे पास डायग्नोस होगा। डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस में एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी और लेड पॉइजनिंग जो है ना वो डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस करती हैं। तो इसके लिए माइक्रोसिटी के लिए एक निमोनिक याद कर लो, हमारे पास क्या है जी, टेल, TAIL, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, लेड पॉइजनिंग और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो फीमेल हैवी मेंस्ट्रुएशन के साथ रहती हैं, खुद को चेकअप नहीं करवाती, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा, और वो कौन सा है, माइक्रोसिटिक एनीमिया। ईजी हो गया। नार्मोसिटिक में हमारे पास क्या है, नॉन हीमोलिटिक और हीमोलिटिक है। अब इसके अंदर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है ना वो आपका अगर लेस देन 2% है, ठीक है, तो वो हमारे पास नॉन हीमोलिटिक है, मतलब टूटा नहीं है लेकिन एनीमिया हो गया, वो नार्मोसिटिक है, उसका वॉल्यूम 80 से 100 तक है। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, ए प्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक CKD के जो पेशेंट होते हैं, गुर्दे जिनके ख़राब होते हैं, डायलिसिस वाले, तो मैंने यूँ है नॉर्मल प्लास्टिक के गुर्दे जो है ना वो नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल सीटिंग में हमारे पास CKD का भी मोस्टली पेशेंट है, ए प्लास्टिक का है। ठीक है, जिसके अंदर वो हड्डी के अंदर जो है ना वो सारी प्लास्टिक की हड्डी जो है ना वो यूँ याद किया कि ए प्लास्टिक में हड्डी के अंदर मसला है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और आयरन डेफिशिएंसी, ये भी और ये वाली, इस दोनों को आपने कॉपी पेस्ट उठा के यहाँ पे जो है ना वो लगा देना, तो ये दोनों में आ सकता है। ठीक है, फिर हीमोलिटिक में हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक है और कुछ एक्सट्रिंसिक है, मतलब उसके अंदर जो रेटिकुलर साइट इंडेक्स है वो ग्रेटर दैन 2% है। इंट्रिंसिक में मेम्ब्रेनस डिफेक्टिव है, इंजाइम डेफिशिएंसी है या हीमोग्लोबिनोपैथीज है।
ठीक है। बाकी एक्सटेंसिव में ऑटोइम्यून, माइक्रो एंजियोपैथी और इन्फेक्शन आ जाते हैं। ठीक है। जो मेम्ब्रेन मतलब क्यों उनकी जो है ना वो टूटा है, एनीमिया है कि नर्मोसिटिक है, लेकिन उनकी ये जो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डी हाइड्रोजिनेज जो है ना इंजाइम की डेफिशिएंसी है, पायरोवेट काइनेज, या फिर हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस या परऑक्सिजमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिन, मेम्ब्रेन उनके अंदर डिफेक्टिव होती है। रात के वक्त परऑक्सिजमल अचानक से उसको जो है ना वो नॉक्चुरल हीमोग्लोबिनोपैथी उसको अफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। बाकी हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस का मतलब वो बजाय उसके कि वो बाई कन्वेक्स होने के वो अपनी शेप ही जो है ना वो अजीब सी कर लेते हैं। बाकी हीमोग्लोबिनोपैथी में सिकल सेल एनीमिया पता होगा, दातरी की तरह, मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह जो है ना वो वेलिन लग जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, नार्मोसिटी की है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। बाकी ऑटोम्यून आगे आता है, एनीमिया ऑटोम्यून, इसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो हमारे पास नार्मोसिटिक एनीमिया होता है, माइक्रो एंजियोपैथी या कोई भी इन्फेक्शन है उसके अंदर। बाकी आ जाता है मैक्रोसिटिक, बड़े बड़े आरबीसीज बन गए हैं। यहाँ बिल्कुल छोटू थे, यहाँ नॉर्मल थे, यहाँ पे बड़े बड़े आरबीसीज हैं। इसके अंदर हमारे मेगैलोब्लास्टिक होता है, नॉन मेगैलोब्लास्टिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखो डीएनए जो है ना वो अफेक्टेड होता है, डिफेक्टिव डीएनए की सिंथेसिस। ठीक है। डीएनए की सिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी होता है, विटामिन B9 और B12 मोर और लेस। ठीक है। तो अब यहाँ पे फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B9 और B12 की डेफिशिएंसी, और हमारे पास क्रोनिक एसिडोयूरिया। या तो वो बन नहीं रहा, या बन गया तो उसकी रिपेयर में, अगर टूटा तो रिपेयर में, जिसके अंदर हमारे पास फेनकोनी एनीमिया होता है, फेनकोनी मेगैलोब्लास्टिक। बाकी हमारे पास अगर किसी को लीवर डिजीज़ है, वो शराबी है, तो उसके अंदर हर चीज़ बढ़ जाती है। शराब पीने से हर चीज़ जो है ना उसकी बढ़ी हुई होती है। तो यूँ याद किया मैंने, ये इसके लिए एक जुगाड़ू सा निमोनिक रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, आपको जो आएगा ना, हाउ टू डायग्नोज ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमिया एक यूँ कह लें कि ब्रॉड टर्म है। ठीक है। जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि सेल जो है ना वो जेनेटिकली जो है ना वो चेंजेस होती हैं, सेल की जो प्रोडक्शन है ना बोन मैरो सेल की, उनकी प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। एक तो हमारे पास ल्यूकीमिया के लिए हमारे पास क्या होगा, उस बंदे को एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा, WBC उसका बहुत ज़्यादा रेज्ड हुआ होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी, स्प्लीन और लीवर हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, ये ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस है। फिर इसके अंदर आपके ब्लास्ट सेल जो है ना वो पेरिफेरल स्मेयर के अंदर आपको मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास आती है ना एक क्लासिफिकेशन, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया और क्रोनिक माइलाइड, इसको बहुत से लोगों ने हवा बनाई हुई है। तो ल्यूकीमिया की हमारे पास मेजर दो टाइप्स हैं, एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रोनिक ल्यूकीमिया। ठीक है। इसको मैं कहता हूँ AL और इसको मैं कह देता हूँ CL। ठीक है। AL में फिर दो है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या माइलाइड ल्यूकीमिया, ALL और AML। सारी पैथो वाली बात है लेकिन मेडिसिन में यूज़ होंगी, आपको मसला करेंगी, इस वजह से इसको पहले समझ लो, इसके बाद हम टॉपिक पे जाते हैं। ALL AML, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक ल्यूकीमिया ना, तो इसके अंदर क्रोनिक लिम्फोसिटिक, ठीक है, और हमारे पास क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, CLL और CML। ईजी हो गया। ठीक है। माइलोजिनस लिम्फोसिटिक माइलाइड या लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है। इसके अंदर ALL है, AML है, CLL है, CML है। ठीक है। यहाँ पे A को साथ LL या ML लगा दिया, यहाँ पे C के साथ LL या ML लगा दिया है। ठीक है। तो ये एक जुगाड़ी निमोनिक है, इसको किस तरह डायग्नोस करते हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो एक्यूट ALL वाला, ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है, ये किस एज में होगा, अमूमन आपके पास डायग्नोस्टिक पॉइंट में ना जो बच्चा होता है ना, ठीक है, मतलब ऑल बच्चे, ठीक है, यूँ याद कर लो, ALL ऑल चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास मोस्टली जो है ना वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, वो अमूमन तमाम के तमाम बच्चे ही एज रिलेटेड, ये यानी क्लासिफिकेशन अगर मैं बताऊँ ना आपको सारी की सारी एज रिलेटेड, तो डायग्नोसिस में आप चुटकियों में यूँ डायग्नोस कर लोगे। इसके अंदर आपके पास जो है ना 0 से 14 साल की उम्र के अंदर ना आपको अमूमन बच्चे मिल जाते हैं, तो उनको मोस्टली ALL होता है। ठीक है। ऑल चिल्ड्रन यूँ कह लो, ऑल। AML, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई अमल नामी जो है ना यूँ कह ले कि लड़की है जिसकी उम्र अब प्यूबर्टी से 39 साल तक है। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली जो डायग्नोस करेंगी आप, पेशेंट की उम्र अगर 15 से 39 साल तक है, तो आपका कहाँ पे जाना चाहिए, अमल की तरफ जाना, अमल लड़की की तरफ। तो AML मैंने यूँ याद किया, अमल जो है ना उसको 15 से 39 साल की उम्र में होगा। जबकि जो AML और CML इन दोनों को फिर 40 से 59 तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है ब्लास्ट सेल के ऊपर। अगर उसी अमल में हमारे पास जो है ना ब्लास्ट सेल 30% से ज़्यादा है, ठीक है,
तो वहाँ हमारे पास वो उसकी उम्र अमूमन 40 से 49 तक होती है। तो हमारे पास देखने बस आपने ब्लास्ट सेल की काउंट को, अगर वो 30% से ज़्यादा है तो वही अमल नामी लड़की, अब उसको जो है ना वो ब्लास्ट सेल ज़्यादा हो गए, ठीक है। लेकिन अगर वो ब्लास्ट सेल कम है 30% से, वो उसका ए से उसको सी में ले जाओ, एक्यूट से क्रोनिक में ले जाओ, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, उसके अंदर ब्लास्ट सेल आपको 30% से कम मिलेंगे। बाकी वो कह रहा है कि एज रिलेटेड अगर कोई बूढ़ा बाबा है तो क्रोनिक है, क्रोनिक उसको एल लगे हुए हैं, ठीक है, यूँ समझ लो। तो CLL में हमारे पास क्या है, एक तो वो बूढ़ा बाबा होगा, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया है, ठीक है, मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया CLL, यानी जो हमारे पास ये वाला है ना क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, मोस्ट कॉमन हमारे पास ल्यूकीमिया, मतलब पुराने बाबों का एल, यूँ याद कर लिया मैंने, ठीक है। सॉरी फॉर माय निमोनिक, लेकिन यही है। बाकी अगर बर्किन लिम्फोमा की बात आएगी तो वहाँ पे आपको स्टारिस का ये पेनर मिलेगी। CML के अंदर आपके पास जो क्रोमोसोम है T19:22 को, इनके अंदर सारा, इसके अंदर BCR ABL जीन के अंदर म्यूटेशन है। बाकी अगर लिटिक लीजन वर्टिब्रल बॉडी में आपको मिले तो वो आपके पास मल्टीपल माइलोमा का केस है। बस ये इसके रट्टा लगा लो, जो भी कर लो, आपको ये फिंगर टिप्स के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। बाकी हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ कुछ हैं, मतलब कि बोन मैरो ना हद से ज़्यादा जो है ना वो आपके पास ब्लड सेल्स जो है ना वो बनाना शुरू कर देता है टप्पा टप। इसने माइलो इसके अंदर हमारे पास पॉलीसाइथीमिया विरात है, क्रोनिक इडियोपैथिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, तो वो हम देखते हैं। बाकी कुछ लिम्फाइड नियोप्लाज्म है जिसके अंदर हाजकिन लिम्फोमा है, और हमारे पास कुछ नॉन हाजकिन लिम्फोमा आ जाते हैं, ठीक है। हाजकिन बेसिकली जो है ना ये कह लें कि ये हमारे पास मलिग्नेंट जो है ना वो हम यूँ कह लें कि नियोप्लाज्म है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो फीवर होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो मोस्टली आपके डायग्नोस होता है वो रीड स्टर्नबर्ग सेल जो है ना, ठीक है, ये आपको मिल जाया करते हैं। सिंपल सी बात है, RS सेल जो है ना इसके अंदर मिलते हैं, और ओवल आई शेप जो है ना वो आपको सेल्स के अंदर मिलती, मोर और लेस इसी की होती हैं, ठीक है। और एप्स्टेन बार वायरस वो कहते हैं इसकी एक होती है जिसके अंदर नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, मिक्स सेलुलरिटी, लिम्फोसिटिक रिच होते हैं सारे के सारे। नॉन हाजकिन में आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल कुछ नहीं मिलेंगी, ठीक है। और पैरा आयोटिक जो है ना वो लिम्फ, उनके अंदर सारे का सारा मसला होगा। स्मॉल लिटिक लिम्फोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा और माल्ट एक आपने सुना होगा, तो वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं, इसकी टाइप्स के अंदर। तो वो आप इसको कर भी लें तो अच्छा, ना करें तो फिर भी इतना कोई नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपके पास पॉलीसाइथीमा विरा होता है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एरिथ्रोसाइट जो है ना बहुत ज़्यादा रेज कर जाते हैं, स्प्लीनोमेगैली होती है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ है। RBCs ब्लड के अंदर हद से ज़्यादा मिल जाएंगे। क्रोनिक इडियोपैथिक माइलोप्रोलिफरेटिव में हमारे पास माइलाइड का मेटाप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। यू कहने कि इसके अंदर टेयर ड्रॉप अगर शेप्ड की सेल की एंट्री हो रही है, तो सिंपल सी केस है हमारे पास ये क्रोनिक इडियोपैथिक माइलोपैथी। अब हम प्रॉपरली शुरू करते हैं अपने टॉपिक को जो हमने डिस्कशन करने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्प्लीनोमेगैली RBCs जिस ऑर्डर में पूछा गया है ना क्वेश्चन, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ ताकि हम शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम जो है ना चैप्टर कवर कर लें। स्प्लीनोमेगैली का सिनेरियो किस तरह आएगा कि वो कहता है आपके पास एक 16 साल जो है ना वो लड़का आता है, उसकी एक तो हेल्थ बिल्कुल ख़राब है, ठीक है, अलॉन्ग विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गई, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन में वो कहता है कि हमने देखा कि वो मार्कली एनीमिक था, ठीक है। एक आपको एनीमिया मिल गया और उसके अंदर आपको ग्रॉसली इनलार्ज स्प्लीन, और वो कहाँ थी, बिलो दी अम्बलाइकस थी। नॉर्मली आपका अम्बलाइकस ये होता है, तो वो यहाँ पे करके पड़ी होती है, वो कह रहा है कि बिलो अम्बलाइकस जा रही है एम्बलिंग। तो सिंपल सी बात, आपके पास क्या होगा, स्प्लीनोमेगैली का सीधा सीधा केस है। तो आप इसको लिखेंगे जिन्हें हमारा पेशेंट जो है ना स्प्लीनोमेगैली के साथ होते हो। अब अगर आपके पास आ जाए व्हाट आर दी कॉजेज़ ऑफ दी स्प्लीनोमेगैली विद एनीमिया, तो हमारे पास क्यों ये एनीमिया हुआ, क्यों ये स्प्लीनोमेगैली हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिंपल सी आपको बात बता देता हूँ कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, तो स्प्लीन क्या करेगी, हद से ज़्यादा वो जो सिकल सेल है, दातरी की तरह जो सेल हैं, ठीक है, उनको पकड़ पकड़ के जो है ना वो मारना शुरू। तो सिकल सेल एनीमिया के केस में आपको एक तो स्प्लीनोमेगैली मिल जाएगी। नंबर सेकंड में हमारे पास किसी को हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस है, ठीक है, हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस है, उस केस में हमारे पास मिल जाएगी। या ऑटो इम्यून हमारे पास किसी को हीमोलिटिक एनीमिया है उस केस में, या ल्यूकीमिया या लिम्फोमा है, ठीक है, किसी को ल्यूकीमिया अलॉन्ग विद हमारे पास क्या लिम्फोमाज हैं, अभी हमने जो डिस्कशन किए। तो यहाँ से इस चार्ट को देखो, अब मैंने कहा सिकल सेल, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ गया किधर गया सिकल सेल, ये वाला,
इसके अंदर आपको सप्लीनोमेगाली मिल जाएगी, हेरिडिटी सेफिरोसाइटोसिस, ठीक है, उसके अंदर आपको मिलेगी, और ऑटो इम्यून के अंदर ऑटो इम्यून भी हमारे पास आ गया, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया जी, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, जितने भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो उसकी एज के अंदर आपकी जो ये है हमारे पास स्प्लीन, वो हद से ज़्यादा इंलार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, आपने सिंपल जो इन्वेस्टिगेशन आपसे पूछी जाती है ना, तो आपने लिखना कि सबसे पहले हिस्ट्री, ठीक है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आप देंगे जनरल इन्वेस्टिगेशन, और फिर आप देंगे स्पेसिफिक इन्वेस्ट, हमेशा इस तरह आपने लिखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करवाएंगे, ब्लड में सीबीसी करवा लोगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि पैन साइटोपिनिया है कि नहीं है, ठीक है। फिर इमेजिंग में आप जो है ना स्प्लीन के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सीटी स्कैन करवा लो, अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ना वो आप इसके अंदर करवा लो, ठीक है, चेस्ट एक्सरे करवा लो, ठीक है, फिर सीटी स्कैन चेस्ट कर लो, फिर इन लार्ज लिम्फ नोड जो है ना उसकी आप बायोप्सी कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आया कि ल्यूकीमिया लिम्फोमा जो भी है आपको, ठीक है। और इसके अलावा आप किसी भी इन्फेक्शन के लिए स्क्रीन आउट कर लो जिसके अंदर हमारे पास स्प्लीन इनलार्ज क्यों हुई है। तो सिंपल सी बात आपका ये है कि स्प्लीनोमेगाली का इतना केस आपको पता होगा तो मोर और लेस आपका हो जाएगा। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है, हमने अभी तक कौन सी एनीमिया करे हैं, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक। अब वो कह रहे हैं कि माइक्रोसिटिक एनीमिया के बारे में हमारे पास मोर कॉमन जो है ना डायग्नोसिस में आता है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये वाला, ठीक है। इसका सिनेरियो अगर आपके पास आ जाए तो किस तरह चुटकियों में आप पिक कर लोगे। हमने सिर्फ मेडिसिन तक रहना है और इसके डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन हमें पता हो तो हमारी मेडिसिन ऑलमोस्ट कवर हो जाया करती है, ठीक है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोक्रीमिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो केस है उसके अंदर आप किस तरह जो है ना वो देखें। अब मैं अब साथ में बुक भी आपको दिखाऊंगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि एक हमारे पास फीमेल आती है, ठीक है, और वो यंग है, ये ब्रेथलेसनेस आती है, ब्रेथलेसनेस के साथ वो मार्कली पेल है, उसका रिस्पायरेटरी रेट 18 ब्रेथ पर मिनट है, लेकिन स्किन के ऊपर कोई लिया नहीं है, कोई विसरोमेगाली नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जब की है तो इसका हीमोग्लोबिन जो है ना HB वो 4 आ गया है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का केस है जी, वो 6 माह से यानी वो ब्रेथलेसनेस का शिकार है, तो मतलब कि उसको मोर कॉमनली जो है ना वो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा जिसके अंदर हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया है, ठीक है। तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि इसकी काजेज़ क्या हैं, क्यों ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हुआ। तो हमारे पास जो माइक्रोसिटिक एनीमिया के लिए हमने जो है ना वो एक निमोनिक याद किया था TAIL, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ इसका तवीज़ बना लो, बड़े काम का है ये वाला। थैलेसीमिया हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, या लेड पॉइजनिंग हो सकती है, या फिर आप इसके अंदर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 4 लिख लोगे इजीली डायग्नोसिस में, आपके ये भी क्वेश्चन अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ हल हो गया। इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे आप, सिंपल हिस्ट्री, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इसी तरह पहले फिर जनरल इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग दो, फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग दो, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास ना पेरिफेरल स्मीयर जो है ना वो आप इसके अंदर करवा लोगे, तो आपको जो है ना एक तो हमने यहाँ से अब आपका आधा इसके मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम आपको 80 फेम्टोलीटर से कम मिलेगा, ठीक है। तो RBCs इंडिसीज करवा लो साथ में, ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर में आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो जो हीमोग्लोबिन हीमेटोक्रिट है वो दोनों जो है ना वो कम मिलेंगे। हमने कहा उसका हीमोग्लोबिन 4 चल रहा है, ये हो गया। RBCs में हमारे पास इंडिसीज में MCV 80 फेम्टोलीटर से जो है ना वो कम मिलेगा, ठीक है। साथ में यू कह ले कि पेरिफेरल्स में, यार सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, किसी ने पापड़ खाने तो आए हो यार। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, बाकी रेटिकुलोसाइट काउंट जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, वो लो होगा, सिंपल यार। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। बोन मैरो में साथ आप करवा लोगे इसकी, ठीक है। बोन मैरो को जब देखोगे तो उसके अंदर आपको एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया जो है ना वो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एनीमिया है तो वो कोशिश करेगा कि हमारे पास एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया वहाँ पे जो मिल जाएगा। साथ में बोन मैरो के अंदर जो आयरन है, क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो वो आयरन बिल्कुल कमी होगी उसकी, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि आप अगर एक सीरम सिंगल बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट आप करवाना चाहो तो वो हमारे पास क्या है, सीरम फेराटिन जो है ना इसका लेवल सिंपल करवा लो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। टोटल आयरन अलॉन्ग विद आप टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी करवा लो,
ठीक है, तो वो आपके पास जो है ना वो हमारे पास बड़ी होगी। क्यों? आयरन है नहीं, तो जिस उसकी जो रिसेप्टर है, जो बाइंडिंग कैपेसिटीज़ हैं वो बड़ी हुई हैं। वो कहती हैं आयरन आए तो हम लगे ना, तो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, आयरन हमारे पास कम हो गया। ठीक है, बाकी वो कह रहे हैं हेप्सिडिन का लेवल जो है वो हमारे पास डिक्रीज होता है। स्टूल के अंदर आप इसके अंदर एग्जामिनेशन, उस फीमेल को स्टूल के अंदर एग्जामिनेशन करवा के लाओ, तो आपको वहाँ पे अकुलट ब्लड मिल सकता है। ठीक है, या फिर हुक वर्म की कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो, इन्फेक्शन हो सकता है। फिर मज़ीद आप इसके लिए एंडोस्कोपी कर सकते हो। ठीक है, रेडियोलॉजिकली आप इसके अंदर बेरियम मील दे सकते हो, या फिर उसको ना पखाने वाली साइड से एनीमा कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कुछ जो चल रहा है, वो आपका सारा डायग्नोस। यूरिन के अंदर आप देखोगे तो उसको हो सकता है शिस्टोमियासिस जो है ना, इसका इन्फेक्शन। जिसने पैरासाइटोलॉजी वाली, वायरोलॉजी वाली मेरी वीडियोस देखी उन्हें अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये हो सकता है। साथ में इन्वेस्टिगेशन में वो कह रहा है माल अब्जॉर्प्शन के लिए हम सीलिक डिजीज़ देख लेंगे क्या आएगा, उसको कोई इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम नहीं। तो अब इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अब मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ठीक है, ट्रीटमेंट में सिंपल, आपने ना ओरली जो है ना वो आप उसको आयरन दे दो। या तो वो गरीब गुरबा इलाके में रह रही है, ठीक है, उसको खाने को कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या दे दो, फीरस, आप सल्फेट जो है ना वो आप इसके अंदर दे दो, जो कि 200 मिलीग्राम TDS है। ठीक है, और वो कितना देना है, 3 से 6 मंथ तक जो है ना वो आपने देना फीरस सल्फेट। एक बात हो गया। फिर आप इसके लिए आप क्या कहते हैं, फीरस ग्लूकोनेट भी आप इसके अंदर जो है ना वो दे सकते हो। ठीक है, ये अदर ओरल अल्टरनेटिव है जो आप इसके अंदर दे सकते हो। या फिर आप इसके अंदर पारेंट्रल आयरन रिप्लेसमेंट, अगर वो मुंह से उसको खाने में मसला है तो आप उसको फिर पारेंट्रल IV जो है ना वो आप उसके अंदर दे दो। ठीक है, जिसके अंदर आयरन सप्लीमेंट में वो कह रहा है कि अगर किसी को सपोज कर क्रोनिक गट, अगर वो आयरन खाएगी भी तो उसको जज़म नहीं होगी। तो अगर किसी को यूँ कहना कि क्रोनिक गट का डिजीज़ है ना, ठीक है, तो उसके अंदर आप दे सकते हो। बाकी आयरन में और क्या है, ट्रांसफ्यूजन, हाँ, ब्लड अगर उसको बहुत कमी है तो आप उसके अंदर ब्लड जो है ना वो ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ सिनेरियोज हैं जिसको आपने इजीली हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया के लिए कवर करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बुक से जो जो इसकी है। यहाँ पे देखो, उसने यहाँ पे नॉर्मल लेवल लिखा। अब ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट को मुझे खैर बताने की जरूरत नहीं। मेल में 13.6 है, वोमन में 12 है। ठीक है, RBCs काउंट आपके देख लो यहाँ पे, ये मीन कार्पस्कुलर MCV 82 to 96 क्यूबिक माइक्रोमीटर, ये फेमटोलीटर है। ठीक है, जो हम कर रहे थे। ठीक है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH ये है, ये बाकी याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर में आपका जो RBC डिसऑर्डर है ना, उसके अंदर एनिसोसाइटोसिस, मतलब अब नॉर्मल साइज होगा, पाइकिलोसाइटोसिस में नॉर्मल शेप होगी, एकैंथोसाइट्स में स्पेक्यूल्स ऑन दी RBCs आपको नजर, बर्थ सेल आपको मिल सकते हैं, शिस्टियोसाइट मिल सकती हैं, बाकी डाइमॉर्फिक, और ये पैथो में करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनीमिया में यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास मैन के अंदर जो हेमाटोक्रिट है ना वो लेस देन 41% है, और जो हीमोग्लोबिन है वो 13.5, जबकि फीमेल में हेमाटोक्रिट 36 से कम है और HB 12 से कम है। फीमेल 1 दर्जन केले खा लो आप। ठीक है, फीमेल में 12 से कम, ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर। मेल में 1 बढ़ा दो, 13 ग्राम पर डेसी। हीमाटोक्रिट 41 कर दो मेल में, और यहाँ पे आप 36 कर दो। सिंपल सी बात है। एनीमिया को वो कह रहा है हमारे पास जो है ना रेटिकुलोसाइट इंडेक्स के ऊपर जो है ना हम देखते हैं कि उसका कितना, अगर ग्रेटर देन 2% है तो इसका मतलब हमारे पास की एडिकेट रिस्पॉन्स जो है ना वो आपको मिल रहा है। ये लेकिन अगर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लेस देन 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाइपो इन्फिल्ट्रेशन है, कोई इनएडुकेट रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, बाकी यहाँ पे माइक्रोसिटिक में हमने देख लिया TAIL टेल, और साथ में सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया भी आप इसके अंदर ऐड कर देना। बाकी मैक्रोसिटिक में मेगैलोब्लास्टिक अल्कोहल, मैंने वो चार्ट बना दिया है। लो रेटिकुलोसाइट में प्लास्टिक एनीमिया, रीनल डिजीज़ और सारी सारी। ठीक है, यहाँ पे इंट्रिंसिक कुछ डिफेक्ट थे, कुछ एक्सट्रिंसिक थे, उसका मैंने चार्ट बता दिया। आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल की वजह से होती है, डाइटरी नहीं होती। ठीक है, कहते हैं कि ऑक्सीडाइज आयरन जो है ना मस्ट बी रिड्यूस्ड, जो खा रहे हैं हम आयरन वो Fe+3 की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, इसकी रिडक्शन करके हमने मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो Fe3 से Fe+2 बन जाएगा। अब ये जब ड्यूटेरियम में जाएगी तो ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास प्लांट होते हैं उनके अंदर ये फॉर्म होती है, जबकि जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं उनके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो, तो गोश्त जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है ना, उसका आयरन जल्दी अच्छा होता है। ठीक है, इस वजह से। बाकी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C जो है ना वो क्या करता है, रिड्यूस करता है ऑक्सीडाइज आयरन को, देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन आयरन एब्जॉर्प्शन। तो कह रहे हैं हम विटामिन C इसको लाजमी देते हैं। डाइट मतलब सिट्रस चीज़ है। बाकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, चिल्ड्रन में, एल्डरली में, या किसी की प्रेगनेंसी है, या फिर वो लैक्टेशन, माँ अगर दूध पिला रही है बच्चे को, या प्रेग्नेंट है, या फिर चिल्ड्रन जो है ना अचानक से बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो उनके अंदर हमारे पास ज़रूरत बढ़ जाती है। सीलिक डिजीज़ है जिसके अंदर वो जज़ब नहीं कर रहा, गैस्ट्रेक्टमी हो गई है, उसकी आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लड लॉस, GIT से कोई हुकवर्म या शिस्टोमियासिस की वजह से हमारे पास ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, या मेनोरेजिया है फीमेल
आपको पता है कोलोरेक्टल कैंसर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। बाकी वो कह रहा है इसकी क्लिनिकल फीचर क्या, काइलो ने किया एंगुलर चिलोसिस है, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस वगैरह है, प्लमर विंसन सिंड्रोम, ये बस याद कर लेना क्योंकि ये लिखने बैठ जाऊँगा बहुत टाइम हो जाएगा मुझे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो आयरन की कमी होगी है, नंबर सेकंड पे इसोफेगस के ऊपर एक वेब सी जो है ना, यूँ कहने की यूँ वेब सी बन जाती है जो कि हमारे पास किसी भी सॉलिड फूड के लिए ना रुकावट का बायस है। लिक्विड इजीली गुजर जाएगी लेकिन सॉलिड इस वेब से जो है ना वो गुजरने में मुश्किल होती है। फिर एट्रोपिक ग्लोसाइटिस और इसके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का ये इंक्रीज जिसको तो ये जहाँ पे हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। ब्लड काउंट माइक्रोसिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, वो सारे आप देख लेना यहाँ पे। बाकी आयरन प्रोफाइल में वो कह रहे हैं कि आयरन कम होती है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आयरन कम है तो उसकी जो कैपेसिटी है, सीटें तो पड़ी हुई है ना लेकिन वहाँ पे आयरन आके नहीं बैठ रहा तो कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, टोटल आयरन की कम है, फेरेटिन लेवल का भी कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास सोल्यूबल ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर क्या दोगे, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, सल्फेट जो 200 मिलीग्राम हर 8 घंटे बाद और ये 3 से 6 मादा देना। तो FS और FG, फौजी और FS, ठीक है। फेरस ग्लूकोनेट में हमारे पास 300 मिलीग्राम जो हर 12 घंटे के बाद रिस्पॉन्स टू थेरापी वगैरह हम ये कर लेते हैं, इंक्रीज रेटिकुलेशन। बाकी अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी नंबर सेकंड पे जो सिनेरियो आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं जी ये हो गया हमारा अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए ये चार्ट आपके पास काफ़ी है कि इसके अंदर DNA डिफेक्टेड होता है, विटामिन B9 B12 या क्रोनिक एसिड या जिसको फेनकोनी एनीमिया हम कहते हैं, डिफेक्टिव DNA रिपेयर। तो इसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या सिनेरियो में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में आएगा, उसको एक तो यूजुअली एनीमिया है, फैटिगेबिलिटी है, डिस्नी है, बावल इशू है, पैलर है, टेकिपनिया, पाल्पिटेशन, ये तो एनीमिया के साइन सबको कॉमन है ना, ठीक है। क्लासिकल सिम्टम में हमारे पास क्या होगा, पैरास्थीसिया और इसके अंदर सोर थ्रॉट, ठीक है, एक ये होगा, गला उसका सोर माउथ होगा, ठीक है, स्मूथ टांगिसी होगी, ठीक है, और हमारे पास यूँ कह लें कि एंगुलर चिलोसिस होगी, मुंह के अंदर जो है ना वो आपको अजीब सी चिलोसिस मिल जाएगी, साथ में विटिलाइगो, उसकी स्किन भी अजीब सी होगा। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल साइन जो है ना वो किसके आएंगे, विटामिन B12 की कमी की वजह से उसको ख़ास तरह के न्यूरोलॉजिकल साइन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। लैब्स करवाती हैं तो इसके अंदर MCV का लेवल 100 से अबव होगा, ठीक है। तो लैब फाइंडिंग में 100 फेमटोलीटर से आपके पास अबव आ रहा होगा। पैनसाइटोपिनिया और इसके अंदर हाइपर सेगमेंटेड पोलीमार्फो, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो आपको पोलीमार्स वगैरह वो मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं अगर किसी को ग्रेव डिजीज़ है, एडिसन डिजीज़ है तो इसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास परनीशियस एनीमिया भी हमारे पास प्रेजेंट, लेकिन ये वो एक आती है वोमेन शार्डनेस ऑफ ब्रेथ के साथ एक्सर्शन के ऊपर, ठीक है। और उसको कह रहा है कि हमारे पास लास्ट 7 माह से यही है, फटीग है, रिसेंटली उसको पैरेस्थीसिया ऑफ दी एक्सट्रीमिटीज़ हो गई है। तो यहाँ पे आपका पैरेस्थीसिया जहाँ पे नज़र आया तो मतलब विटामिन की डेफिशिएंसी, एक आपका हिंट आ गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन में वो कह रहा है कि लॉस ऑफ जर्क हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में वो कह रहा है कि उसने ग्रेव डिजीज़ के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो मेडिकेशन ली है, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने कहा ना ग्रेव डिजीज़ आ जाए, आपका एडिसन डिजीज़ आ जाए, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिस तरह के आ जाती हैं तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, यही तो होता है हमारे पास कि ये वाला सारे का सारा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो हमें आना शुरू हो जाता है। ईजी हो गया, तो मेगैलोब्लास्टिक आप डायग्नोस कर लोगे ना, ठीक है। अब इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, CBC करवाएंगे, MCV आपको बढ़ जाएगा, सारा आपका चार्ट ये आपका कवर करवा देगा सारा ऑलमोस्ट। पेरिफेरल स्मेयर में आपको पैक्यूलोसाइटोसिस होगा, RBC के अंदर फ्रेगमेंटेशन मिलेंगे, न्यूट्रोफिल की हाइपर सेगमेंटेशन हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बोन मैरो के अंदर इंक्रीज सेलुलरिटी मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस मिलेंगी। विटामिन B12 और फोलेट जो है ना इसकी आप टेस्ट करवाते हैं बाकायदा, ठीक है, तो आपको वहाँ से पता चल जाता है कि किस किस चीज़ की कमी है, ठीक है। विटामिन B12 का लेवल लो होगा, सीरम जो मिथाइल मेलानोनिक एसिड है वो हमारे पास रेज होगा। इसका शिलिंग टेस्ट जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव, मैंने कहा कि ऑटो इम्यून है ना, ठीक है, तो शिलिंग टेस्ट हमेशा ऑटो इम्यूनिटी के अंदर पॉजिटिव हो रहा था, तो वो आप देखें। बाकी RBC के अंदर फोलेट का लेवल देखोगे वो लो होगा, ठीक है। परनीशियस एनीमिया तो अगर वो है इसको तो आपको एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना वो देखने पड़ेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करनी है, जो चीज़ कमी है वो बाहर से दो, विटामिन B12 बाहर से दे दो, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोक्सीकोबैलामीन कहते हैं वो दे दो, साथ में फोलेट बाहर से दे दो, सप्लीमेंट ऑफ द आयरन दे दो। अगर ज़्यादा अनीमिया है तो एंजाइना से प्रिवेंट करने के लिए, हार्ट फेलियर से प्रिवेंट करने के लिए बाहर से ब्लड दे दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ये उसके लिए उसने ना ये पूरा टॉपिक भी दिया हुआ है। मैक्रोसिटिक एनीमिया में मीन कार्पस्कुलर 100 से ज़्यादा होता है, इम्पेयर DNA सिंथेसिस, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, आगी बात वही, ठीक है। विटामिन B12 फोलेट और ड्रग में अगर वो ले रहा है एंटी मेटाबोलिक ड्रग्स, 5-फ्लोरो-यूरासिल, मिथोट्रिक्सेट, ग्रेव डिजीज़ के लिए, ठीक है, या फिर हमारे पास एडिसन डिजीज़ के लिए या कोई ऑटो इम्यूनिटी, इम्पेयर DNA, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, लीवर डिजीज़, हाइपोथायराइड, अल्कोहल, लिश निहान सिंड्रोम।
B12 में क्या क्या कह रहा है कि एनिमल जो है इसकी ओरिजिन है, अमूमन वो गोश्त नहीं खा रहा, जिसके अंदर वो कह रहा है कि आर बाइंड जब वो खाता है ना विटामिन एनिमल B12 से, तो उसके अंदर मुंह के अंदर जो थूक होती है उसके अंदर आर बाइंडर होते हैं, तो मुंह के अंदर थूक के अंदर आर बाइंडर जो विटामिन B12 के साथ मिल जाते हैं, वो फिर कहाँ तक उसको लेके जाते हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम तक लेके जाते हैं। पेंक्रियाटिक एंजाइम उसको बांड को आर फैक्टर और B12 को तोड़ता है, वहाँ पे फिर उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, तो इंट्रिंसिक फैक्टर ना फिर उस विटामिन B12 को लेके टर्मिनल इलियम तक आ जाते हैं, तो टर्मिनल इलियम जो है ना फिर उसको ऑब्जर्व कर लिया करती है इसके साथ कम्प्लेक्स बना के, और वहाँ पे ट्रांसकोबैलामिन 2 बनता है और वो सेक्रीट होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि या तो इसकी डिग्री इनटेक वो खा ही कम रहा है, प्योर वेजिटेरियन जो गर्ल्स अमूमन है, मैंने तो वेजिटेबल ही खानी है, मैंने गोश्त तो खाना ही नहीं है जी, ठीक है, बर्गर गर्ल्स। फिर परनीशियस एनीमिया मैंने बता दिया, आर बाइंडर हो गया, बाकी वो कह रहा है डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटरम जो है फिश टेबर में, अगर किसी को माइक्रो वाली किसी ने वीडियो देखी हुई है तो इसके अंदर आपको डाइफाइलोबैक्टीरियम लेटरम जिसे फिश टेम, उसके अंदर हमारे कोरहोन डिजीज़ है, इंटेस्टाइन्स ठीक नहीं है उसकी, बाकी गैस्ट्रिक एसिड के अंदर हमारे पास सारी की सारी हैं। परनीशियस एनीमिया में हमारे पास क्या था, परी को यूँ कह लें कि मैदा उसका उड़ा हुआ है, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, वो सारे का सारा जितना भी विटामिन B12 खा रहा है वो सही थी, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की जद में आ गया। ठीक है, एक लेज या लेक ऑफ HCl, लेक ऑफ गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, तो वहाँ से बाइंड कैसे करेगा टर्मिनल इलियम पे। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंटीबॉडीज़ में एंटीबॉडी 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है, और रिसेप्टर के ऊपर होती है, देख लेना इसको। बाकी वो कह रहा है इसके अंदर लेमन स्किन होती है, एंगुलर चिलोसिस न्यूरोलॉजिकल में आपको कह रहा है कि स्पाइनल कार्ड की जो है ना वो सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन है जिस का मैंने कहा ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आना शुरू हो गया। सिमेट्रिकल पोस्चर कॉलम लॉस है ठीक है, सिमेट्रिकल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डिमेंशिया है, क्लासिकल ट्रायड में अपर मोटर न्यूरॉन लियर लोअर मोटर न्यूरॉन लियर वो इसमें आ जाएगा, डिक्रीज सीरम B12, होमोसिस्टीन, मिथाइल मेलोनिक एसिड कमी है, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज, LDH और बिलोरुबिन ज़्यादा है। ठीक है, इसके अंदर क्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, परनीशियस एनीमिया है, बाकी एंटीटन फैक्टर 2 शिलिंग टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 टेस्ट जो गिव इन्फॉर्मेशन विटामिन B12 और वहाँ पे कोई भी लीन है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या है जी, ये उसने सारा बताया कि किस तरह हम जो है विटामिन B12 करेंगे, हम जो है ना इसके अंदर B1 जो है ना B12 इंट्रामस्कुलर जो है ना वो दे देते हैं, फिर उसको रेडियो लेबल B12 हम देखते हैं, जहाँ जहाँ से वो गुजर है तो हम उसको 24 आवर के बाद यूरिन से देख लेते हैं। अगर उसके अंदर यूरिन में लेस देन 1% है तो हमारे पास फिर पार्ट 2 में चले जाएंगे, अगर ग्रेटर देन 10% इसका मतलब B12 नॉर्मल है इंटेस्टाइन में, अगर लेस देन 10% आ रहा है तो फिर हम दोबारा ओरली देते हैं, फिर एक ग्राम जो है ना वो हम IV इंट्रामस्कुलर दोबारा देते हैं, तो साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी देते हैं, फिर चेक करते हैं 24 घंटे के बाद, अगर लेस देन 10% है तो इसका मतलब इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, अगर ग्रेटर देन 10% है तो हमारे पास क्या है, परनीशियस एनीमिया, मतलब उसका मैदा उड़ा हुआ है तो इस वजह से जो है ना वो बाजार नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर सारा उड़ा था तो इस वजह से। बाकी यही उसने बातें की, ट्रीटमेंट यही है, हम बाहर से विटामिन B12 इंट्रामस्कुलर 5 डोज दें 1000 माइक्रोग्राम की, मेंटेनेंस थेरापी दे दें अगले 3 माह के लिए 1000 माइक्रोग्राम की फॉर लाइफ। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जो है ना वो कह रहा है कि रिवर्सिबल अगर 6 माह के अंदर अंदर ट्रीटमेंट की है। सेंसिटिव न्यूरोपैथी जो है ना वो हम करेक्ट कर सकते हैं 6 से 12 में, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 डेज़। ठीक है, 5 डोजेज देनी है और हर 2 से 3 दिन के बाद देनी है, फ़ौरन से नहीं लगा देनी सारी की सारी, तो ये आपके पास हमारे पास आ जाएगा। होपफुली कुछ ना कुछ आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्ड कर देगा। ठीक है, बाकी अगर फोलेट की डेफिशिएंसी आपको पास आ जाए ना, मतलब विटामिन B9 की, तो दोनों के अंदर मैं एक आपको फ़र्क बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका B12 की अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या सिम्टम आएंगे, और B9 की डेफिशिएंसी हो, विटामिन B9 जिसको हम कहते हैं फोलेट डेफिशिएंसी। ठीक है, ये B12 जो है ना सालों बाद अपेयर होती है, ईयर्स लग जाते हैं इसको। ठीक है, जबकि ये वीक्स टू मंथ के अंदर जो है ना इसकी डेफिशिएंसी अपेयर होती है। एक बात ये, इसकी बड़ी वजह क्या है, विटामिन B12 की माल अब्जाशन है, जिस तरह हमने देखा परनीशियस एनीमिया है वहाँ से आर फैक्टर और सारे से। यहाँ पे क्या है, वो खुराक में ही कम ले रहा है, डाइटरी इनटेक उसकी कम होती है मोस्टली। यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इसकी कमी से नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे आपको यूरिनरी मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है ना वो आपको मिलता है, मिथाइल मेलालोनिक एसिड जो है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी मिथाइल मेलालोनिक एसिड नहीं मिलता। तो बस ये है, तो आपने रिप्लेस क्या करनी होती है, आपने विटामिन बाहर से B12 दे दो, फोलिक एसिड जो है ना उसके साथ लगा कर दे दो, आपको न्यूरोलॉजिकल फीचर इसको ख़त्म हो जाएंगे ईजीली। ये आपके पास है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ए प्लास्टिक एनीमिया। तो मतलब मैंने यूँ याद रखा हुआ कि प्लास्टिक की जो है ना वो हड्डी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ए प्लास्टिक एनीमिया वो हड्डी जो है ना वो कुछ भी नहीं बना रही, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पैनसाइटोपिनिया जो है ना वो पी है ना, तो इसके अंदर पैनसाइटो RBCs WBCs प्लेटलेट्स तीनों कम होंगे।
एब्सेंस ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है, और हाइपोसेलुलर ए प्लास्टिक बोन मैरो। जब बोन मैरो देखेंगे वो हाइपोसेलुलर होगी, हाइपोसेलुलर ए प्लास्टिक बोन मैरो होगी। उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो स्पेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। इसके अंदर कोई भी आपको जो है ना वो हेपेटोमेगाली नहीं मिलेगी, लिम्फेडिनोपैथी नहीं मिलेगी, किसी किस्म का जो है ना वो इम्यून सेल के अंदर ब्लास्ट वगैरह नहीं मिल जाएगा। अब आपके पास आता है पेशेंट, ये यहाँ बुक के अंदर देखें, एनीमिया विद लो रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सप्रेशन ऑफ द स्टेम सेल फंक्शन बाय एक्टिवेटेड टी सेल। समझ आ रही है कुछ ना कुछ, हड्डी के ऊपर कोई टी सेल का एक्शन हुआ जिसके हमारे पास इनहेरिटेड, हमारे पास फेनकोनी एनीमिया इसकी बड़ी मिसाल है हमारे पास। बाकी ड्रग में वो अगर कोई ऐसी ड्रग यूज़ करे, क्लोरमफेनिकोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट वाले, मतलब वो कोई एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है तो इसके अंदर साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टेन बार या हेपेटाइटिस वेरिसिला जूस्टर है तो उसके अंदर देखा गया हमारे पास ए प्लास्टिक एनीमिया होता है। डायग्नोज कर लोगे। एनीमिया में वीकनेस है, न्यूट्रोपीनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, बाकी वो कह सप्लिनोमेगैली हमारे पास नहीं होती है, ऐसे पैनसाइटोपिनिया, तीनों चीज़ें कम आपको मिलती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट, ठीक है। हाइपोसेलुलैरिटी, और इसके अंदर हमारे पास फैट सेल जो है ना, ये आपका एमसीक्यू है कि फैट सेल आपको प्रीनिशियस एनीमिया मिलती हैं, तो परी जो है ना वो फैटी है। एनीमिया अगर है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दो, ब्लीडिंग है तो प्लेटलेट दो। यंग पेशेंट में वो कह रहा है कि एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, हमें जाहिर कल हड्डी ख़राब है तो हड्डी के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे। बाकी ओल्ड के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी आप दे देंगे जिसमें साइक्लोस्पोरिन और एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन जो है ना वो आप देंगे, ईजी है, ठीक है। तो आपके पास आया हुआ है जी डायग्नोसिस के एक 15 साल बॉय है, ठीक है, जिसको फीवर है, पैलर है, डिस्निया, एग्जामिनेशन में मार्क्ड पैलर है लेकिन कोई भी हेपेटोस्प्लिनोमेगैली नहीं है, ठीक है, नो हेपेटोस्प्लिनोमेगैली। तो ए प्लास्टिक में ना तो हेपेटिक है ना स्प्लिनोमेगैली, हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रही। बाकी वो कह रहा है कि उसके जो है ना वो लिम्फोसाइट वगैरह वो सारे के सारे डी रेंज है, नो ब्लास्ट सेल हैं, नो प्री मेच्योर सेल ऑन दी स्मीयर है, लेकिन उसके अंदर ना हमारे पास पैनसाइटोपिनिया आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तीनों चीज़ें जो गिरी हुई हैं तो फिर आप उसके अंदर ये किस तरह डायग्नोस करेंगे तो आपको पता चल गया है अब, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो यही है कि आप न्यूट्रोफिल देख लो, प्लेटलेट देख लो, रेटिकुलोसाइट देख लो, तीनों चीज़ें गिरी होंगी, ठीक है। बाकी इसके लिए वो कहता है कि हमारे पास ये ना सीवियर ए प्लास्टिक एनीमिया के लिए हमारे पास एक वो क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर हम उसकी काउंट को देख लेते हैं। अगर मैरो की सेलुलैरिटी 25% से जो है ना वो हमारे पास कम हो, ठीक है, तो हमारे पास ये है कि वो पक्का जो है ना हमारे पास एनीमिया, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट में कहते हैं स्पोरेटिव थेरापी देती हैं, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। स्पोरेटिव में आपका करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनीमिया दे दो, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे दो, एंटीबायोटिक्स दे दो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है। इन्फेक्शन उसको ट्रीट करो। बाकी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में वो कह रहे हैं हम उसकी ना एलोजेनिक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर दिया करते हैं। तो सिंपल सी बात मैंने बता दी है, ठीक है। अब कौन कौन सी कंडीशन है हमारे पास, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया में ए प्लास्टिक एनीमिया था, माइलो डिस्प्लास्टिक में और पर ऑक्सीजनल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिन उसके अंदर हमारे पास मोस्टली देखा गया है। तो ये भी अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आपका ए प्लास्टिक एनीमिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हीमोलिटिक एनीमिया, मतलब टप्पा टप हीमोलिसिस हो रही है, मोस्टली जो ना मिडिल एज फीमेल वो इन्वॉल्व होती है। उसके अंदर हमारे पास ना लो ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, लो ग्रेड एक तो उसको फीवर होगा और अलॉन्ग विद माइल्ड जॉन्डस होगा, क्योंकि हीमोलिसिस हो रही है तो हीमोलिसिस के नतीजे में हमारे पास जो है ना बिली रिबन बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, तो इसके अंदर जॉन्डस की हिस्ट्री जो है ना उसकी पॉजिटिव होगी। लैब के अंदर रेटिकुलोसाइट ज़्यादा होगी, यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन वो हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये पक्की निशानी है, मैंने जिसने हेपेटोलॉजी वीडियो नहीं देखी वो इसको देख ले तो आपको पता चले यूरोबिलिनोजन बहुत ज़्यादा होगा और अनकंजुगेटेड बिलोरिबन जो है ना वो बढ़ा हुआ होगा। 34 साल फीमेल आती है, कंप्लेन लो ग्रेड फीवर, येलिश डिस्कलरेशन ऑफ द आई, पक्की निशानियाँ हीमोलिटिक एनीमिया की, ठीक है भाई। एक तो वो पेलर है, लो ग्रेड फीवर है, येलिश डिस्कलरेशन, पाल्पेबल उसकी स्प्लीन है, ठीक है, और बाकी हेपेटाइटिस वगैरह जो है ना उसके नेगेटिव है। तो इसके अंदर आप क्या होगा, तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया मोस्टली आपको मिल जाता है कि इम्यूनिटी जो है ना उसकी एक्टिवेटेड हो गई है, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखो ऑटो इम्यून में हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस, कॉम्ब टेस्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, माइक्रोस्टीरो नॉर्मो या हाई रेटिकुलर, वार्म एंटीबॉडी होती है जिसके इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया और आईजीजी मीडिएटेड होती हैं। एसएलई, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया या पेंसिलिन रिफेम्पिन या मतलब वो टीबी के लिए जो ड्रग दे रहे हैं उनके अंदर मोस्टली देखा गया है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस पॉजिटिव फैमिली, कॉर्टिकोस्टीराइड जो है ना ट्रीटमेंट में है, प्रेडनिसिलोन है और रिटोक्सीमैब जो है ना वो आप इसके अंदर देते हैं। कोल्ड ग्लूटिनियन डिजीज है तो इसके अंदर आईजीएम होता है। अगर हमारे पास वार्म है तो आईजीजी है,
मीडिएटेड, अगर कोल्ड है तो IgM मीडिएटेड हमारे पास होती है, ठीक है। बाकी वगैरह यहाँ पे एक्टिवेट किया ना 0 से 4 डिग्री के ऊपर होती है और ये 30 डिग्री के ऊपर बिल्कुल ठीक हो जाता है। आइडियोपैथी का माइलो इन्फेक्शन है, बाकी ये बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो हीमोलिटिक एनीमिया में क्या है, RBCs जो है ना वो हद से ज़्यादा डिफेक्ट है उसके अंदर, या फिर वो हद से ज़्यादा टूट रहे हैं, तो ऑटोम्यून हो गया ना उसके अंदर टूटने की बड़ी वजह। बाकी यही है कि ये हमारे पास नॉर्मोसिटी के अंदर था ना हमारे पास ऑटोम्यून, ये वाला देखो, तो ये इसके अंदर 80 से 100 फेमटोलीटर में हमारे पास ऑटोम्यून ये वाली डिजीज़ आ रही है। ईजी हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंक्रीज रेटिकुलोसाइट जॉन्डिस, यरखान हमेशा जो है ना वो हीमोलिटिक जॉन्डिस में वजह क्या है, हीमोग्लोबिन टूटा, हीम बना और ग्लोबिन बना। हीम जो है वो पोरफायरिन के अंदर कन्वर्ट हुआ, पोरफायरिन क्या हो, यूरोबिलिनोजन के अंदर, यूरोबिलिन के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो यूरोबिलिन जो है ना वो हमारे पास फिर जो जब इंटेस्टाइन में आता है तो उसके अंदर यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, वो फिर अगर फीसिस में जा रहा है तो स्टर्कोबिलिन है, अगर वहाँ से यूरिन के अंदर यूरोबिलिन में हमारे पास। तो यूरो जो बिलीरुबिन है ना, पोरफेरिन से बिलीरुबिन बना ना, बिलीरुबिन से फिर हमारे पास स्टर्कोबिलिन और हमारे पास यूरोबिलिन बनता है, तो वो हमारे पास सारे का सारे थे। मिथाइल एल्ब्यूमिनीमिया और हीमोग्लोबिनिया, यहाँ पे कह रहा है अनीमिया है वो LDH। बस यरकान का आपने याद रखना है, आपके पास ये सिनेरियो अल्लाह के फजल से जो है ना वो हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। जॉइंट पेन, फटीग, एग्जर्शनल डिस्निंग है, मॉडरेट सिब्लिनों के लिए बिलीरुबिन का लेवल हमेशा जो है ना वो बढ़ा हुआ होगा, तो आपके पास ये पक्का सिनेरियो हीमोलिटिक एनीमिया का। नेक्स्ट हमारे पास है जी WBC डिसऑर्डर। अब मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ WBC डिसऑर्डर की, मतलब वाइट सेल डिसऑर्डर। यहाँ पे जो मैंने आपके साथ टेबल शेयर किया है ना, ठीक है, अब इसका सारे का सारा काम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो WBC काउंट ज़्यादा ल्यूकीमिया हमारे पास आता है, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया CML, ठीक है। 40 से 59 ईयर की कोई भी मेल या फीमेल होगा और उसके अंदर, लेकिन जो हमारे पास ब्लास्ट सेल हैं वो 30% से कम होंगे, ठीक है। तो यही कहता है कि हमारे पास अगर तुम मिडल सिनेरियोज़ के अंदर क्या आता है, मैं अभी बुक से भी दिखाता हूँ कि हमारे पास एक तो मिडल एज पेशेंट होगा, ठीक है, और उसको स्प्लीनोमेगैली होगी, ठीक है, यानी ये वाली हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, ये इसके अंदर आ जाएगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होगी, ठीक है। साथ में क्या होगा, ल्यूकीमिया में बेसिकली एक कैंसर ही है ना, तो हमारे पास लिथार्जी होगी, साथ में उसका वेट लॉस होगा, ठीक है, और उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, ठीक है, और गाउट होगा, ठीक है। गाउट की भी कभी कभार इसके अंदर आ जाती है, और जब आप उसकी लैब्स करवाएंगे तो उसके अंदर सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस होगा, RBC सीवियरली तौर पे ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। न्यूट्रोफिल और माइलोसाइट्स जो है ना बहुत ज़्यादा होंगे, और साथ में थ्रोम्बोसाइटोसिस भी देखा गया कभी कभार, लेकिन हमारे पास सीवियरली ल्यूकोसाइटोसिस होगा। तो सिनेरियो में आता है कि एक 50 साल बाबा है, तो हमने क्या कहा, मोस्टली 40 से 59 तक CML या AML, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 50 साल बाबा आता है, ठीक है। OPD के अंदर वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेट लॉस, फीवर, ईजी हो गया, बुखार शुखार इसी के अंदर हो गया कैंसर के अंदर, ठीक है। नो लिमिटेड, लेकिन उसकी स्प्लीन भी लार्ज है और हेपेटिक भी जो है ना वो लार्ज है, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, ठीक है। लिम्फोसाइट उसका बहुत ज़्यादा रेज्ड हुआ हुआ और प्लेटलेट काउंट भी रेज्ड हुआ हुआ है। सिंपल सी बात है, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया है। यार ये कौन काले कर रहा है। तो ये चंद एक डायग्नोस्टिक पॉइंट के ऊपर ना इसको आप डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम है CML के अंदर हमारे पास, तो यहाँ पे हमने कहा था कि क्रोनिक जो माइलाइड ल्यूकीमिया इसके अंदर T9:22 और BCR-ABL जीन, इसके अंदर आपको म्यूटेशन मिल जाएगी। इजी हो गया। अब ये डायग्नोस करवा रहा है ना आपका भी, मैं बुक से भी दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब ड्रग ट्रीटमेंट क्या होगी, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर आप इसके अंदर दे दोगे, ठीक है। टायरोसिन काइनेज जो है ना वो इनहिबिटर दे दोगे। इसके अंदर हमारे इमेटिनिब जो है ना वो हमारे पास होती है, इमेटिनिब, ठीक है। और फर्स्ट लाइन में होती है कुछ, सेकंड लाइन साथ में आप इसके अंदर इंटरफेरोन्स दे दोगे अगर प्रेग्नेंट लेडी है, और लो डोज ऑफ सिटेराबिन जो है ना वो आप इसके अंदर देते। अब मैं आपको एक दफ़ा ना बुक से दिखा ही दूँ बल्कि। तो ये देखो, ये ज़रा ल्यूकीमिया के बारे में, हमारे मेलिग्नेंट डिसऑर्डर है हिमेटोपोएटिक्स के अंदर बेसिकली क्या है, WBC बोन मैरो के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंक्रीज इसके अंदर हमारे पास था, एक्यूट था और क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट AML ALL, क्रोनिक में CML और CLL, ये मैंने बातें बता दी इसके बारे में जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है। अभी हम कर रहे हैं क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, CML का हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ
क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया किधर गया ये माइलोजी, इसके माइलोप्रोड ओवर प्रोडक्शन ऑफ हिमेटोपोएटिक माइलाइड जो स्टेम सेल हैं उनकी फिलडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है, जिसके अंदर T9:22 ईजी हो गया। क्रोमोसोम नंबर 9 के लॉन्ग आर्म के ऊपर जो T9:22 फिलडेल्फिया क्रोमोसोम आपने बस यहाँ पे याद रखना है, फिलडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पे वगैरह एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन 3 से 5 उसके बाद क्या होता है, नाइट स्वेटर, स्प्लीनोमेगाली, वेट लॉस और फटीग, ये सारे सिम्टम मैंने आपको सिनेरियो में की सूरत में बता दिए, ठीक है। बाकी कह रहे हैं हमारे पास जो है ना वो ब्लास्ट का ऐसी मोस्ट कॉमन काज इसका डेथ होता है एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमियाज के अंदर। बाकी पेरिफेरल से मेरे में ल्यूकोसाइटोसिस और हमारे पास जो है एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बेजोफिलिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ था मैरो के अंदर, हमारे पास ये सारी चीज़ें डिक्रीज ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेट लैब जो है हमारे पास टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर इमेटिनएब जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस है टायरोसिन काइनेज में। बाकी अगर वो फेल हो जाए तो सेकंड जनरेशन में हमारे टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर हमारे पास जो है ना नीलोटिनएब जो हमारे पास आ जाती है। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट हर एक में कर सकते हो, साइटोजेनिक ड्रग आपके पास आ गई है, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर दे सकते हो। बाकी हमारे पास क्या है, AML पुअर डायग्नोसिस गुड डायग्नोसिस बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं। AML हो गया। अब मैं जल्दी से करवा देता हूँ आपको नंबर सेकंड पे जो हमारे पास है ना एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ALL, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा ALL आल बच्चों के अंदर होता है 0 से 14 मैंने कहा ना आल बच्चे चाइल्ड के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो पेशेंट आता है सिंपल से डायग्नोसिस में आप इसको कर लोगे कि हमारे पास ये एक तो ये चाइल्ड होगा 0 से 14 साल की उम्र में, ठीक है। और इसके अंदर वही है, बोन पेन होगी, ठीक है, एनीमिया होगा, न्यूट्रोपीनिया होगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। साथ में हिपेटोस्प्लीनोमेगाली और लिम्फेडिनोपैथी वो आप इसके अंदर दोनों के अंदर देखेंगे, ठीक है। हिपेटोस्प्लीनो लिम्फेडिनोपैथी ये होगा, WBC काउंट रेज होगा। आता है सिनेरियो में कि 8 साल जो है ना बॉय, 8 ईयर ओल्ड बॉय, फीचर उसको बोन मैरो, बोन पेन है, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया है, एक्सट्रीम पैलर है, गम ब्लेड कर रहा है, परपुरा है, लिम्फ एडिनोपैथी है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, सारी कंडीशन लेकीमिया की फिल होगी हमारे पास। अब यहाँ पे उसकी एज देख लो, 8 साल का, 8 साल का बच्चा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ओनली वीक लेटर जो है ना वो दोबारा उसको बुखार होता है, दोबारा हेडेक होती है और वो एक्सट्रीम लिथार्जी के अंदर चला जाता है। सिंपल सी बात है, बच्चों के ऊपर आपने डायग्नोस ALL कर देना, कुछ भी नहीं और करना, ठीक है। बाकी आप इन्वेस्टिगेशन में CBC करवा लोगे, आपको पैनसाइटोपिनिया जो मिलेगा, ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर में ब्लास्ट सेल मिल जाएगा, नॉर्मोसिटिक बोन मैरो आप कर लोगे, तो फ्लो साइटोमेट्री कर लोगे, साइटोजेनिक एक्सरे कर लोगे, मेडिएस्टिनल वाइडनिंग इसके अंदर हमेशा ना बच्चों के अंदर आपको मेडिएस्टिनल वाइडनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो बस एक आप ये याद रखना है, मेडिएस्टिनल जो आपके छाती है वहाँ पे आपको वाइडनिंग जो है ना वो मिल जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद है, ठीक है। और साथ में आप कहते हैं कि बायोकेमिकल टेस्ट में सीरम यूरेट हो गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हो गया, कार्डिक ECG इकोकार्डियोग्राफी वो आप करवा लोगे। ट्रीटमेंट यही है आपका। स्पोरेटिव ट्रीटमेंट में आप कहते हैं कि हम एनीमिया तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन लगा दो क्योंकि उसके गम ब्लीड कर रही हैं, एंटीबायोटिक दे दो इन्फेक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इंपॉर्टेंट है। ड्रग के अंदर इंडक्शन में आप वही प्रेडनिसोलोन दे दो, डेनोरोक्सेबिन जो है वो, इमेटिमैब जो है ना, इमेटिनैब, ठीक है, वो आप दे दोगे। इसके अलावा आप मेंटेनेंस के लिए जो है ना वो मेथोट्रिक्सेट और वो सारी चीज़ें। क्यूरेटिव में आप एलोजेनिक हिमेटोपोएटिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सब के अंदर आप ये ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट लिख सकते हो। तो अब मैं आपको ALL का एक यहाँ पे बुक से दिखा देता हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। बस ये इतनी ही चीज़ें जो है ना अगर आप कर लोगे तो आपके जो है ना सिनेरियो इंशाल्लाह हो जाएंगे। ALL यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, न्यू बॉर्न टू 14 दिन, तो ये हमारे पास किसकी होगी, बच्चों की होगी। अब मेरे चार्ट हेल्प कर रहे हैं ना, मैंने कहा तवीज़ बना के इसको गले में डाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे वगैरह प्रीकर्सर B सेल ALL भी हो सकती है या फिर T सेल ALL भी हो सकती है, अगर याद रहता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। B वाले 85 यहाँ पे पैनसाइटोपिनिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सेकेंडरी साइट्स जो है ना आपको मिल जाती है, और हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज जो है ना वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास भी वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे थाइमिक मासेज आपको नज़र आते हैं। ये थोड़ा सा एडोलसेंस में होता है, मतलब 15 साल तक, यहाँ 0 से हमने कहा ना 14 साल तक, तो यहाँ पे 14 साल तक जब ये बिल्कुल छोटे बच्चों में होता है। अब्रप्ट स्टोमी अपीयरेंस होती है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली आ गई, CNS इन्वॉल्वमेंट में हमारे पास होती है, ठीक है। हेडेक वगैरह, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। WBC काउंट देखेंगे तो 10,000 से 1 लाख सेल जो है ना वहाँ तक। बोन मैरो में अमूमन जो है ना लिम्फोब्लास्ट होते हैं, नॉर्मोसिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटिक बोन मैरो बायोप्सी करेंगे तो ग्रेटर दैन 20% लिम्फोब्लास्ट मिल जाएंगे। बाकी एक ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म केला CALL केला पॉजिटिव होता है, TDT। पुअर प्रोग्नोसिस में वही है कि लेस देन अगर 2 साल से है या फिर 10 साल से बड़ा है तो अच्छा डायग्नोज नहीं हो सकता। इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ फिडेल्फिया क्रोमोसोम T9:22 आप कह सकती हैं, हो सकता है, बस ये, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी
जो केस वो हमारे पास है जी मल्टीपल माइलोमा का सबसे ज़्यादा केस है। मुझे याद है ये मैं सिनेरियो हमारा आई थिंक किसी एग्ज़ाम के अंदर आया था और मैं ये भूल गया था, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ लिख लिया था। मल्टीपल माइलोमा के केस में आपको यहाँ पे मैंने बताया लिटिक लीजन मतलब पंच्ड आउट लीजन अगर आपको मिल रही है ना तो इसके अंदर मोस्टली देता है। अमूमन जो पेशेंट होता है ना इसके अंदर मल्टीपल माइलोमा के अंदर वो 60 से 70 साल का होता है। बोन पेन, फ्रैक्चर, ओस्टियोप्रोसिस, पंच्ड आउट लिटिक लीजन पक्की सिनेरियो है, ठीक है। साथ में हाइपोसेलुलर बोन मैरो और यहाँ पे बेंस जोन्स जो है ना यूरिनरी प्रोटीन आपको मिल जाती है। तो इसका मतलब कोई ना कोई पेशाब के साथ जो है ना इसका यूटीआई के साथ इसका ट्रैक है, ठीक है। तो आप मल्टीपल माइलोमा के अंदर एक तो बेंस जोन प्रोटीन जो है ना वो आप याद कर लो, बेंस जोन प्रोटीन, ठीक है। लिटिक लीजन याद कर लो, यूरिनरी ट्रैक, यूटीआई का साथ में इन्फेक्शन होगा, पेल, टेम्परेचर, टेंडरनेस, बाईलेटरल फ्लैंक के ऊपर होगा। इन्वेस्टिगेशन में आप देखो प्लेटलेट है, टीएलसी, वो सारे बता देना, ठीक है। बाकी ब्लड यूरिया जो है ना 120 मिलीग्राम तक आ रहा है तो आपके पास सिंपल सा केस है मल्टीपल माइलोमा का। इन्वेस्टिगेशन में पेरिफेरल स्मीयर में सीबीसी, पैनसाइटोपिनिया, ईएसआर रेज मिलेगा। जारी बात इन्फेक्शन है बोन मैरो में, हाइपर सेलुलर बोन मैरो होगा। वजह क्या, लिटिक लीजन में रिकरेंट यूटीआई की वजह से हमारे पास जो है ना साथ में रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वो हमारे पास होगा। तो इन्फेक्शन साथ डाल लेना। यूरिनरी बेंस प्रोटीन देखिए, एम प्रोटीन आपको मिल जाएगी, रेस सीरम ग्लोबुलिन मिल जाएगा, ठीक है। साथ में वो कह रहे कि आप रेडियोलॉजी में एक्सरे करोगे, एमआरआई जो है ना वो स्पाइन का करोगे। बाकी इसके अंदर जो है ना वो रीनल इन्वॉल्वमेंट में हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक, वो बाकी बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं। अब अगर मैं मल्टीपल माइलोमा दिखाऊँ ना, ये देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है पैरा प्रोटीनीमियाज, मतलब प्रोटीन का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। पॉलीक्लोनल गैमोपैथी, मोनोक्लोनल या मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबन जो है ना जिसके अंदर एम प्रोटीन और पैरा प्रोटीन हमारे पास आ जाती है। मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म, इसके अंदर मोनोक्लोनल गैमोपैथी जो है ना वो हमारे पास हो जाती है। ये आप देखो एम स्पाइक आपको मिल रही है, सिंगल सेल आप जो है ना हमारे पास प्लाज्मा वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो म्यूटेशन मोनोक्लोनल भी हो सकता है, पॉलीक्लोनल भी हमारे पास हो सकता है। मैंने यहाँ चार्ट बनाया हुआ था किसी दौर में। स्केलेटल सिस्टम में मल्टीफोकल डिस्ट्रक्टिव लिटिक लीजन आपको बताया मैंने, बोन पेन, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है। वर्टिब्रल कॉलम मैंने कहा मोस्ट कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था मल्टीपल माइलोमा, लिटिक लीजन और वर्टिब्रल बॉडी, वही आ गया। बेंस जॉन प्रोटीन, यूटीआई के इन्फेक्शन में, कास्ट न्यूरोपैथी के विच रीनल फेलियर, टॉक्सिक टू जी हमारे पास फिल्टर सारे के साथ, रीनल डिजीज हो सकती है। नेफ्रोकैल्सिनियोसिस हो सकती है रीनल के अंदर हमारे पास, फेलियर में कोलेक्टिन डक्ट्यूज के अंदर वो कह रहा है कैल्सिफिकेशन सारी की सारी। अमाइलाइडोसिस हो सकती है, एएल जो है ना वो टाइप की इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन है। रिस्पायरेटरी या यूटीआई, इकोलाई सारी का सारा वो स्टेप्टोकोकस नमूनी जो रिस्पायरेटरी होगा। इसके अंदर डायग्नोसिस में इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लोगे, ईएसआर देखोगे, एनाइन गैम में बीटा माइक्रोग्लोबिन देखोगे, रेज सीरम एलडीएच देखोगे, बोन मैरो बायोप्सी करवा लोगे, रुसल बॉडी और डुचेस बॉडी आपको मिल जाएगी, इंट्रान्यूक्लियर इंट्रासाइटोप्लाज्म। बाकी स्केलेटल सर्वेज आप देख लोगे। इसके अंदर मल्टीपल माइलोमा में हमारे पास यही है कि सीरम एंड यूरिनरी पैरा प्रोटीन होगा, बाकी मैंने बता दिया। ट्रीटमेंट में यही है कि जो ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स हैं ना उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखा गया है हमारे पास, ठीक है। तो हाई डोज कीमोथेरापी और नॉन ट्रांसप्लांट कैंडिडेट में मेलाफिन प्रेडनिस्टेरोन दे दोगे, एडजुवेंट में बोन मैरो में बिस्फास्फोनेट दे दोगे, एनीमिया के लिए ट्रांसफ्यूजन कर दो, एरिथ्रोपोइटिन दे दोगे, और बाकी बच्चों वाली बात है, कोई इसमें नहीं है, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉलीसाइथीमा रुब्राविरा, ठीक है। तो नाम में ही काम है, पॉलीसाइथीमिया मतलब आरबीसीज का नंबर ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है। अमूमन ये माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम में होता क्या है, मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक सिस्टम से अगर आरबीसी ज़्यादा हो तो पॉलीसाइथीमिया विरा, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, प्लेटलेट ज़्यादा हो तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अगर फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा हो तो मायोफाइब्रोब्लास्ट। इसको ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने इसको याद। अब अगर आरबीसी ज़्यादा हो तो हमारे पास क्या है, पॉलीसाइथीमिया विरा। तो हमारे पास विदाउट इंक्रीज ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स होगा, प्लेटलेट इन दी एब्सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस हो गया। हाइपर विस्कोसिटी, एरिथ्रोसाइट ज़्यादा है, खून गाढ़ा हो गया, डिजीनेस, ब्लर विजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोसिस, हाइपर विस्कोसिटी, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया, डी वेन थ्रोम्बोसिस। बर्ड चेरी सिंड्रोम, इसके अंदर आंखों के ऊपर पड़ता है, एमरोसिस फ्यूगैसिस हम कहते हैं, आपने ई आई के अंदर पढ़ा होगा। ब्लीडिंग, प्यूराइटिस, ठीक है, और पेप्टिक अल्सर, गाउट, स्प्लीनोमेगैली, प्लेथोराफेस होगा, हाइपरटेंशन, इनको लैब फाइंडिंग में हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 18.5, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन हो गया, जैक 2 की म्यूटेशन बोन मैरो में, हाइपर सेलुलर मैरो, डिक्रीज आयरन, मेगा क्यूरियोसिटी, हाइपरप्लेजिया, एब्सेंस, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमारे पास हो जाती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है, फ्लेबॉटमी जो है कर लो, लो डोज एस्पिरिन दे दो, हाइपर हाइड्रोक्सी यूरिया स्पोरेटी में गाउट हो गया, एलोपिरन और प्यूराइटिस आप दे दोगे तो आपके पास सारे का सारा काम हो जाएगा, ईजी है, ठीक है। अब टाइप्स क्या होती है, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, अप्रोप्रिएट सेकेंडरी, इन अप्रोप्रिएट सेकेंडरी या रिलेटिव होती है, इनके थोड़ा थोड़ा फर्क है। अगर हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे पॉलीसाइथीमिया में प्राइमरी होता है, इसके अंदर प्राइमरी होगा। अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा यहाँ पे अप्रोप्रिएट सेकेंडरी। अगर किसी को रीनल सेल का कार्सिनोमा, इन अप्रोप्रिएट।
अगर किसी को वॉल्यूम डिप्लीशन उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा हुआ और हमारे पास आरबीसी बने तो रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, तो वहाँ पे ये आप बच्चों वाली बात इसमें कुछ भी नहीं इतना होता है, ठीक है भाई, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ पे आता है पॉलीसाइथीमिया रुब्रावीरा के बारे में कि एक आता है जी 62 साल जो है ना वो पेशेंट आता है, अकाउंटेंट मोस्टली होता है, जो रिटायर हुआ है, टायर्डनेस होती है, विजुअल डिस्कम्फर्ट है, डल पेन इन दी लेफ्ट अपर एब्डोमेन, पेट के ऊपर, ठीक है, प्लेथोरिक होती है, ठीक है, कंजेस्टेड कंजक्टिवा होता है, आंखों के भी सिम्टम आ गए, स्प्लीन भी आ गई, ठीक है, और उसके जो है ना वो लेफ्ट अपर एब्डोमेन में पेन भी है, प्लेथोरिक फेस भी है। तो हमारे पास सिंपल सा केस है पॉलीसाइथीमिया रुब्रावीरा का, ठीक है। हिस्ट्री लोगे, सीबीसी करोगे, इरिथ्रोपोइटिन लेवल देखोगे वो बड़ा हुआ होगा तो आपके पास सिनेरियो डायग्नोस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लेटलेट डिसऑर्डर। तो इसके अंदर जो मशहूर ज़माना है आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है और प्लेटलेट काउंट जो है ना वो 2000 mm³ ठीक है, mm³ 2 के mm³ से कम गिर जाता है। इजी ब्रूजिंग है, एपिस्टेक्सिस है, मेनोरेजिया है, अगर नाक से खून निकलता है बेहतर रहता है, अगर वो मेनोरेजिया है वजाना से ब्लीडिंग हो रही है तो वो होती रहती है। नो ऑर्गेनोमेगैली, नो स्प्लीनोमेगैली, नो हेपेटोमेगैली, बाकी सारी चीज़, बस खून जो है ना वो टपाटप निकल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास अमूमन केस आता है कि एक गर्ल आई है 25 साल की, 3 माह से उसको ब्लीडिंग कम है, मेनोरेजिया है, टपाटप है, ब्रूजिंग स्किन है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट, कोई चोट नहीं लगी, वो कह रही मुझे ब्रूजिंग हो रही है, ठीक है। नो पाल्पेबल लिम्फेडिनोपैथी, नो स्प्लीनोमेगैली है, और शी डज नॉट कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन, उसको कोई इस तरह की जॉइंट पेन नहीं है कि इसके लिए वो कोई ब्लड थिनर ले रही हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है हमारे पास ये स्किन ब्रूजिंग, इजी ब्रूजिंग है, गम्स की, मेनोरेजिया है, तो सिंपल सी बात यहाँ आप देखो। डिजीज़ है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक फीवर में हमारे पास आईजीजी एंटीबॉडीज एंगेज ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A रिसेप्टर के खिलाफ। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, WBC काउंट नॉर्मल है, स्प्लीन में प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी में हमारे पास एनी अननोन कॉज, सेकेंडरी में हमारे पास क्या होता है ड्रग एक्सपोजर, कोई दवाई वगैरह खा रही है। स्मेयर में माइक्रो स्पीरोसाइट्स होती हैं, कॉम टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, और पीटीटी ब्लीडिंग टाइम लंबा होगा, जो कट लग गया वो खून बहता ही रहेगा, जहाँ से खून एक दफ़ा निकलना शुरू है वहाँ पे देखो, ठीक है। एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट अगर 2 से 6 साल की एज में हुआ, अडल्ट में होगा तो वो हमारे पास मतलब क्रोनिकली। नो सेक्स प्रिडिक्शन मोर इन वोमेन, अब्रप्ट वायरल इन्फेक्शन में कोई भी हो सकता है यहाँ पे, बाकी स्टीरियड। नो ब्लीडिंग मैनेजमेंट क्या करनी है, ब्लीडिंग को रोकना है, प्लेटलेट का काउंट बढ़ाओ 30,000 से ज़्यादा। यहाँ पे मैंने कहा सिनेरियो में 2000 से भी कम चला गया था। स्टीराइडल ड्रग दे दो, ग्लूकोकार्टिकाइड प्लस IV इम्यूनोग्लोबिन एंटी-RH दे दो, स्प्लीनेक्टमी कर दो, स्प्लीन जो है ना उसको रिमूव। इंडिकेशन अगर किसी को बार बार यही इन्फेक्शन हो रहे हैं ना, ठीक है, और इसके अलावा कह रहे हैं सेकंड लाइन में हम क्या करेंगे, रोमी प्लास्टिज्म जो है ना वो हम, थ्रोम्बोपोइटिन जो है ना एनालॉग्स होते हैं वो हम दे देंगे, रिटोक्सीमैब वगैरह आप दे दोगे तो हमारे पास ये सारे का सारा इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा हमारे पास ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हम एक टॉर्निकेट टेस्ट भी होता है जिसे हम हेस टेस्ट भी कहते हैं, वो देख लोगे, ब्लीडिंग टाइम पर लॉन्ग एंटीबॉडी कर लोगे तो वो आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। ट्रोमा को अवॉइड करो, एंटी प्लेटलेट ड्रग नहीं खानी से कहना है, और अपना हमेशा जो प्लेटलेट है ना वो 30,000 से बढ़ा के रखना है, ठीक है। इसके साथ फर्स्ट लाइन में हाई ग्लूकोकार्टिकाइड जो प्रेडनिसिलोन, स्प्लीनेक्टमी, अम्यूनोसप्रेसिव थेरापी और हाई डोज ऑफ ग्लूकोकार्टिकाइड, और वो सारी की सारी थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन वो आप इसके अंदर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ना वो हमारे पास है वॉन विल्ब्रेंट। हमारे पास ये बेसिकली क्या होता है डिजीज़, ये भी आपने आई थिंक FSC के अंदर शायद पढ़ी हो या सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस, इजी ब्रूजिंग, मेनोरेजिया, GI हेमरेज और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है। प्लेटलेट काउंट इसके अंदर नॉर्मल रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेटलेट काउंट कम हुआ था, यहाँ पे प्लेटलेट काउंट यहाँ पे मोस्टली नॉर्मल रहता है, ठीक है। 12 साल बॉय आता है, ठीक है, डेंटिस्ट कहता है कि वो परसिस्टेंस ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर टुक एक्सट्रैक्शन, ठीक है, डेंटिस्ट ने दांत निकाला, उसको ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। प्रीवियस हिस्ट्री उसकी यही था कि ब्लीडिंग फ्राम दी माइनर कट जो है ना वो होती रहती थी। अब उसका जब हमने देखा इन्वेस्टिगेशन किया तो उसका ब्लीडिंग टाइम ठीक था, ब्लीडिंग टाइम जो है ना वो बढ़ा हुआ था, ठीक है, और साथ में उसका APTT भी बढ़ा हुआ था, लेकिन प्लेटलेट बिल्कुल नॉर्मल था। अगर आपको प्लेटलेट नॉर्मल है लेकिन उसका खून नहीं रुक रहा तो सिंपल सी बात है वॉन विल्ब्रेंट जो इसका फैक्टर उसका एब्सेंस है, जिसकी वजह से हमारे पास वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ हो रही है उसको। तो ये बेसिकली ना कोआगुलेशन डिसऑर्डर के अंदर आती है वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर जीन जो है ना वही हमारे पास नहीं है क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर। कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है,
अब फैक्टर 8 के साथ बाइंड करना था ताकि हमारे पास हो, लेकिन वो कह रहा है कि देयरफॉर एक्ट एज ए प्लेटेड ग्लू और प्लाज्मा कैरियर जो है ना वो सारे के सारे तबाह हुए पड़े। यहाँ पे टाइप 1 होती है, 2 होती है, 3 होती हैं, बस ये याद कर लो। प्लेटेड काउंट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ा हुआ है, पीटीटी भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। और BWF वॉन विल ब्लड फैक्टर की एक्टिविटी कम है। बाकी हमारे पास ये देख लो, माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, सिवियर हो सकती है। अगर माइल्ड है तो डेस्मोप्रेसन दे दो ताकि वैसल कंस्ट्रिक्ट करें। ट्रानएक्जिमिक एसिड जो है ना वो ट्रांजामिन के इंजेक्शन अमूमन आते हैं जो फीमेल मेनोरेजिया के साथ आ रही होती है उनके अंदर। फैक्टर 8 जो है ना वो आप उसको बाहर से दे दो, ठीक है, बाकी प्लेटलेट थेरेपी दे दो तो आपके पास बंदा ठीक हो सकता है। लास्ट पे जी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अमूमन ये बेड रिडन केसेस के अंदर होता है। यूनिलैटरल लेग की स्वेलिंग, पेन, इंक्रीज टेम्परेचर या डायलिटेशन ऑफ द सुपरफिशियल वेसल। आपको मतलब जो बेड रिडन पेशेंट होगा, आपके पास अगर 52 साल पेशेंट है, उसको स्वेलिंग ऑफ द लेग है, ही स्टार्ट वो बैक से शुरू हुई थी और वो पेन जो है ना वो चलने के ऊपर भी जो कहता है होना शुरू। जब वो चलता है, भागता है, तो उसको टांग में शदीद किस्म की दर्द हो जाती है, ठीक है। और वो कह रहा है कि उसके साथ भी जो उसकी जो सुपरफिशियल वेन है ना वो टांग के ऊपर वो डायलेट हो जाती है, यूँ लगता है जैसे फटने वाली होगी। पेन इन दी काफ ऑन दी डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, ठीक है। मतलब जब वो अपनी टांग को यूँ करता है ना तो यहाँ पे काफ के ऊपर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है। सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल सा डीप वेन थ्रोम्बोसिस का केस है। तो आप डीवीटी में क्या करेंगे, क्या फार्माकोलॉजिकली अनफ्रैक्शन हेपरिन दे देंगे, ठीक है, ताकि जो थ्रोम्बस बना है वो हमने तोड़ना है तो हेपरिन देंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। वारफेरन देंगे, ठीक है। साथ में जनरल मेयर में कहेंगे उसको बेड रेस्ट करो तब तक, और साथ में टिल पेशेंट इज़ फुली एंटी कोआगुलेटेड, ठीक है। और फिजियोथेरापी करवाते रहो उसकी, ये लाजमी करवानी है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के साथ जो है ना आप कम्बिनेशन में दे दिया करते हो तो आपके पास वारफेरिन तो काफ़ी हद तक जो है ना। या फिर हमारे पास जो है ना इन्फीरियर वेना के आगे पर कुछ फ़िल्टर हम लगा देते हैं, जो फ़िल्टर छोटे छोटे जो थ्रोम्बस होते हैं उनको पकड़ पकड़ के साइड पे करते रहते हैं, ठीक है। बाकी कंप्रेशन स्टॉकिंग करते हैं ताकि उसकी जो है ना वो पेन जो है वो थोड़ी सी दूर हो जाए। बस आई थिंक इतना हेमाटोलॉजी के बारे में मोर देन इनफ है। बाकी जो चीज़ें रह गई है वो मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में इंपॉर्टेंट बता दी हैं, ठीक है। होपफुली अब आप इसको कर लें। मल्टीपल माइलोमा भी हमारा हो गया, ठीक है। हाजकिन ये लिम्फोमा में मैंने बताया हाजकिन और नॉन हाजकिन। हाजकिन के अंदर रीड स्टर्मेंट सेल मिलती हैं ओवल आई की तरह, इसके अंदर हमारे पास नॉन हाजकिन में एब्सेंट होते हैं। ये सिंगल एक्सियल ग्रुप ऑफ नोड होते हैं, ये मल्टीपल पेरिफेरल नोड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बाकी वेल्डाइज रिंग और वो देख लेना। कॉन्टीजियस पैसे ऑल्डरली एनाटॉमिकल सेबैटोसब्लिनोमेगाली, फीवर, ड्रेंचिंग फिट, वेट लॉस, सारे मैंने चार्ट के अंदर बता दिए। इसके अंदर होते हैं नॉड्यूलर, मिक्स्ड, लिम्फोसिटिक रिच, लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड, इसकी टाइप क्लासिफिकेशन होगी। बाकी लिम्फोसिटिक प्रोमिनेंस भी होते हैं, वो आप देख लेना। अगर सिर्फ इसकी ये साथ में क्या एब्सटेंट बार वायरस इसके साथ एसोसिएशन इसकी देख लेना, ठीक है। कहाँ कहाँ पे एसोसिएटेड होता है, कहाँ कहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे लिम्फोसिटिक रिच जो है ना वो मोर कॉमन है ओल्ड मेल के अंदर, बस। बाकी HIV यहाँ पे देख लो, पॉजिटिव है लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड के अंदर। देखने में बात है ना कि अगर आपको बताओ स्टेजिंग में स्टेज 1 है, 2 है, 3 या 4 है। 1 के अंदर सिंगल मार्फ है, ग्रेटर देन 2 नोडल है। अगर वो डायफ्राम को इन्वॉल्व करे, अगर उसने लीवर और बोन मैरो को इन्वॉल्व कर लिया तो स्टेज 4 है। ये रीस्टर्मर सेल ओवल आई आपको दिखा रहा है वो सारी की सारी, ठीक है। नॉन हाजकिन में नो ओवल आई, नो रीस्टर्मर सेल आपको मिलेंगे। यहाँ पे वो इसने क्लासिफिकेशन दी हुई है, वो अगर आप देखना चाहें तो आप देख लोगे, ठीक है। अगर याद रहती है तो ठीक है, नो वरना फिर इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाकी आई थिंक मेजरमेंट टॉपिक कवर कर दिए हैं। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप इसमें कर लेंगे। बाकी और इसका एज सच कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं है। बाकी इसको क्रोनिक CML को एक दफ़ा देख लेना, क्रोनिक लिम्फोसिटिक जो जो चीज़ें रह गई हैं उसको एक दफ़ा बस नज़र मार लो ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड जो है ना कुछ आपको आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया में हमारे पास AML अमल मैंने कहा था ना अडल्ट के अंदर होती है, मतलब 15 से लेकर 40 साल तक। वो एनीमिया, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, हेपेटोसिलिन, गम फिल्ट्रेशन, वो सारे आप उसके अंदर लिख सकते हो। चार्ट अगर आपको याद है तो आपको इंशाल्लाह कोई भी कमी नहीं होगी। बाकी हीमोफीलिया, वॉन विलब्रेंट मैंने बता दिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम पढ़ लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारे का सारा हमने। अच्छा, यहाँ एनीमिया में हमारे पास जो है ना वो ऑटोम्यून हमने देखा कि इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर हमारे पास था ना, ग्लूकोज 6 पाथवे डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। नॉर्मल हाई रेटिकुलोसाइट काउंट होता है G6PD किसके अंदर आ रहा था। अब यहाँ पे मैं आपको इस चार्ट से प्रूव करके देता हूँ। एंजाइम डेफिशिएंसी है, नार्मोसिटिक एनीमिया में आता है। तो बस ये याद रख लेना कि यहाँ पे RBC जो है ना वो एंजाइम जो है ना डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। HMP जो शंट है ना, देखो RBC HMP शंट में ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो NADPH बनाता था वो रिड्यूस करता था ग्लूटाथायोन को, ठीक है, और करेक्टेड करता GSH में। जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती थी उससे बचाता था। अब जब एंजाइम ही नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर वो RBC फट जाएगा।
ब्रेक डाउन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन रिजल्ट इन डिक्रीज इन NADPH, जब ये नहीं बना, ठीक है, HMP शंट में NADPH नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, वो हैंड्स बॉडी बना देगा और वो RBC इंटरवेस्कुलर हेमोलाइसिस जो है ना वो करवा देंगे। बाय हैंड बॉडी जो है ना वो हैंड जो है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर आपने याद रखना है हैंड्स बॉडी बस, ठीक है। बाकी ड्रग्स है, फूड है, बाकी वो बच्चों वाली बात है, ऑटोमीन भी हो गया, और क्या रह गया इसमें। सिकल सेल में हमें पता है दातरी के ग्लूटामिक एसिड की जगह विलीन लग जाती है बीटा चेन के ऊपर। हेट्रोजाइगस कंडीशन है होमो HbAs है और HbSs मतलब सिकल सेल जो हमारे पास होती हैं। डिक्रीज RBCs है, ऑटोस्प्लीनेक्टमी जो है ना वो लेटेस्ट स्टेज हमें करनी पड़ती है। सेप्टिसीमिया ऑस्टियोमालेशिया के हमारे पास काज जो है ना वो बहुत, जब हम स्प्लीन निकालते हैं तो इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कह रहे हैं कि ए प्लास्टिक क्राइसिस में पैरवोवायरस B9 का एक MCQs आया हुआ है बस। हॉल जॉली बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, और हाइड्रोक्सी यूजेज के अंदर दे देते हैं। बाकी हेरिडिटी सेफिरोसाइटोसिस में देखो एक्स्ट्रावैस्कुलर डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो यहाँ पे हमने देखा हेरिडिटी सेफिरोसाइटोसिस इंट्रिंसिक टाइप है नॉर्मोसिटिक एनीमिया की। ईजी हो गया। तो यहाँ से मैंने चार्ट में यानी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, बस उसी चार्ट को याद कर लो, कुछ ना कुछ आप लिख के आ जाओगे। फोलेट डेफिशिएंसी जो वेजिटेरियन होते हैं, गोट का बकरी के दूध के अंदर विटामिन B9 नहीं होता, ठीक है। तो बस ये तो फोलिक एसिड जेजिनम से अब्जार्ब होता है, B12 इलियम से अब्जार्ब होता है और आयरन ड्यूडिनम से अब्जार्ब होता है। बस ये 3 बातें याद कर लो। बकरी के अंदर हमारे पास B9 जो है ना वो नहीं होता, बस ये एक MCQs आपके पास आया हुआ है, ठीक है। बाकी और मैंने बता दिए सारे। आई थिंक सिट्रोप्लास्टिक हमने ऑलरेडी डिफेक्ट होता है हीम सिंथेसिस की विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो हमारे पास हाइपोक्रोमी के अंदर जो है ना वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमी के अंदर हमारे पास ये आ जाते हैं सारे। क्रोनिकल कोहल है लेड पॉइजनिंग का, तो वो इसी के अंदर सारे का सारा आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट थैलेसीमिया। हमारे पास इसको आई थिंक अब पढ़ने की जरूरत है। हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती हैं। अब उसी की बुनियाद पर अगर अल्फा चेन एब्सेंट है तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन एब्सेंट है तो इसको हम बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। फिर बीटा मेजर, माइनर और बीटा ट्रेट होती हैं। पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, स्प्लाइसिंग म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया मेजर में हमारे पास क्या होता है, B0 या B पॉजिटिव हेट्रोजाइगस। या देखो HbF, HbA और HbA2 बर्थ के ऊपर HbF ज़्यादा होता है और HbA जो है ना बर्थ के ऊपर कम होता है लेकिन अडल्ट में ज़्यादा होता है, जबकि A2 जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल रहता है 3%। बस ये देख लेना आपने, ठीक है। बाकी मेजर माइनर का हमें फ़र्क पता है। 2 अल्फ़ा 1 अगर अल्फ़ा चेन जो है ना वो 4 टेट्रामर से बनती है, ठीक है, तो बोन मैरो को डिस्ट्रक्शन है स्प्लीनेक्टमी के अंदर जो है ना ये टेट्रामर तबाह होता है। इसकी वजह एक्सट्रीम मेडुलरी इरिथ्रोपोइसिस हो जाती है, उसके अंदर हीमोक्रोमाटोसिस, क्रियू कट अपीयरेंस, सारी चीज़ें बच्चों वाली है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं। एनी कोसाइटोसिस, पाइकोलोसाइट मतलब वेरिएशन RBCs WBCs की शेप साइज उसके अंदर चेंज होती है जी सारी की सारी। फोलेट सप्लीमेंट दे दो, हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से ऊपर, टफ्रोक्सामीन जो है ना वो आप इसको दे दोगे, स्प्लीनेक्टमी कर दोगे और एलोजेनिक ब्रोन ट्रांसप्लांट। अल्फा थैलेसीमिया क्या है, सारे के सारे अल्फा चेंज जो है ना वो उड़ गई है हमारे पास, ठीक है। तो वो इसके अंदर देख लेना। यहाँ पे देखो साइलेंट कैरियर है, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट होता है, या फिर HbH जो है ना वो डिजीज़ हमारे पास जिसके अंदर जॉन्डिस और कार्लस्टोन होते हैं। ये कुछ भी इसके अंदर बिलीव भी नहीं है, सिर्फ आपकी वो पैथो के अंदर जो आपने पढ़ा हुआ है ना वो इसके अंदर आ जाता है। बाकी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, क्रॉनिक हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो उसके अंदर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है। हेप्सिडिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अल्कोहलिज्म है मोस्ट कॉमन जो है ना हमारे पास यही है। और सिट्रोप्लास्टिक हमने देख लिया। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो योर पीसेस पर। होपफुली कोई ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आपकी हेल्प हो गई होगी, ठीक है। ये अगर किसी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये इसको ले लो, और इसका जो है ना अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र के साथ हेमाटोलॉजी से ये टॉपिक लाजमी करके जाना, ठीक है। और ये देखो, ठीक है। और बाकी ये वाला और ये वाला। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ यार।